हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आज जुलाई करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम द हिंदी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है इट्स अबाउट वाइट बेलीड हेरॉन। ठीक है। इस टॉपिक का बैकग्राउंड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट से जुड़ा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करने वाली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित रिवर बेसिन में प्रपोज किए गए 1200 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी है। ये अप्रूवल मिलते ही वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया है। उनका कहना है कि अगर प्रोजेक्ट इसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडिया के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक वाइट बेलीड हेरॉन का लोहित बेसिन से लोकल एक्सटेंशन हो सकता है। ये सिर्फ एक बर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, ये केस इंडिया में डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डिबेट का लेटेस्ट एग्जाम्पल बन गया है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पॉइंट था कि प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने वाइट बेलीड हेरॉन के हैबिटेट को प्रॉपरली असेस ही नहीं किया। इसी वजह से प्रोजेक्ट को लेकर इकोलॉजिकल कंसर्न बहुत बढ़ गया। दिस इज आर न्यूज़। ठीक है, दिस इज आर न्यूज़। अब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में देखते हैं, है ना। इंडिया में अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन करना होता है तो उस प्रपोजल को डायरेक्टली अप्रूवल नहीं मिलता। सबसे पहले उस प्रपोजल को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है, और एफएसी विच इज़ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बीच बैलेंस क्रिएट करे। कमेटी चेक करती है कितना फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट होगा, कितने ट्रीज कट होंगे, वाइल्ड लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी कितनी अफेक्ट होगी और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर इस कमेटी को लगता है कि प्रोजेक्ट कुछ कंडीशन के साथ में कंटिन्यू किया जा सकता है तो वो रिकमेंडेशन अपनी देती है। फाइनल अप्रूवल जो होता है वो मिनिस्ट्री का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसलिए एफएसी को फॉरेस्ट डाइवर्जन का साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी माना जाता है। जो होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो मिनिस्ट्री लेती है, लेकिन फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी देती है। इसके नाम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर स्टेज 2 आता है। स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या होता है ना। इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी इसको बोल सकते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जनरली 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 इसको इन प्रिंसिपल क्लियरेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट को फाइनल परमिशन नहीं मिली है, सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पर बोला गया है कि अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड कंडीशन फॉलो करेगा तो फ्यूचर में फाइनल क्लियरेंस मिल सकती है। कंडीशन हो सकती है मे बी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें। फिर स्टेज 2 आता है, उसमें क्या होता है, जब प्रोजेक्ट अथॉरिटी स्टेज 1 की सारी कंडीशंस कंप्लीट कर लेती है तब जो मिनिस्ट्री है वो फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस दे देता है। इसके बाद ही एक्चुअल फॉरेस्ट डाइवर्जन लीगली पॉसिबल होता है। ये केस भी स्टेज 1 क्लियरेंस तक ही पहुंचा है अभी तक तो। ठीक है, सो दिस वाज आर न्यूज़। अभी वाइट बेलीड हिरन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाइट बेलीड हेरॉन दुनिया के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक है। साइंटिफिक नेम इसका आर्डिया इनसिग्नस होता है। ये हेरॉन फैमिली का मेंबर है और हेरॉन जनरली वेटलैंड में रहते हैं, वेटलैंड में मिलते हैं। लेकिन व्हाइट बेलीड हेरॉन एक यूनिक स्पीशी है क्योंकि ये नॉर्मल पॉन्ड्स या लेक्स के बजाय फास्ट फ्लोइंग हिमालयन रिवर में रहता है। किस में रहता है? फास्ट फ्लोइंग हिमालयन रिवर में रहता है। और ये बहुत शाय और इल्यूसिव बर्ड है। इल्यूसिव का मतलब है कि इसे देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसका पॉपुलेशन इतना कम है कि वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स को भी इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए कई दिन फील्ड सर्वे करना पड़ता है। इट्स ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर स्पीशी का क्या मतलब होता है? इंडिकेटर स्पीशी कौन-सी होती है? तो व्हाइट बेलीड हिरन एक इंडिकेटर स्पीशी भी माना जाता है। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब होता है कि अगर ये बर्ड किसी एरिया में सर्वाइव कर रही है तो इसका मतलब है कि उस रिवर इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर सर्वाइव करती है जहाँ रिवर क्लीन हो, फिश अबंडेंट हो, ह्यूमन डिस्टरबेंस कम हो और फॉरेस्ट इंटैक्ट हो। अगर ये स्पीशी डिसअपियर होने लगे तो समझना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड कर रहा है। अब किस तरीके का हैबिटेट होता है इसका? व्हाट सॉर्ट ऑफ हैबिटेट इट हैज़? तो हिमालयन रिवर्स, हर स्पीशी की सर्वाइवल उसकी हैबिटेट पर डिपेंड करती है। व्हाइट बेलीड हिरन का हैबिटेट बहुत स्पेशलाइज्ड है। ये किसी भी रिवर में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको चाहिए फास्ट फ्लोइंग हिमालयन रिवर। स्लो मूविंग रिजर्वॉयर या स्टैग्नेंट वाटर इसके लिए सूटेबल नहीं है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स क्लीन रिवर्स, क्लीन वाटर।
है ना? वाटर पॉल्यूशन फिश पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करता है। फिश कम होंगी तो बर्ड सर्वाइव नहीं करेंगे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स शैलो वाटर। बर्ड शैलो एरियाज़ में खड़ी होकर फिश हंट करती हैं। अगर वाटर डीप हो गया तो रिवर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और हंटिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। मैच्योर फॉरेस्ट होने चाहिए, है ना? बर्ड नेस्टिंग के लिए बहुत पुराने और बड़े ट्रीज़ जो है यूज़ करती है। यंग प्लांटेशन इस पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं है। राइपेरियन फॉरेस्ट का क्या मतलब है? राइपेरियन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो रिवर के बिल्कुल किनारे ग्रो करते हैं। ये फॉरेस्ट शेड प्रोवाइड करते हैं, नेस्टिंग साइट प्रोवाइड करते हैं, है ना? रिवर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, फिश डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए राइपेरियन फॉरेस्ट व्हाइट बेलीड हेरॉन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। मिनिमल ह्यूमन डिस्टर्बेंस चाहिए। ये स्पीशी जो है वो रोड्स, कंस्ट्रक्शन, लाउड नॉइज़ या टूरिस्ट एक्टिविटी से बचती है। जहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है, वहाँ ये एरिया परमानेंटली छोड़ सकती है। इसी वजह से रिमोट हिमालयन वैलीज़ इसका प्रेफर्ड हैबिटेट देखने को मिलता है। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इट फॉलोज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इट हैज़। तो व्हाइट बेलीड हेरॉन एक हैबिटेट स्पेशलिस्ट है। जनरलिस्ट स्पीशीज़ जैसे क्रो या पिजन अलग-अलग हैबिटेट में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पीशीज़ सिर्फ़ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही सर्वाइव कर पाती है। इसी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का सबसे पहले इम्पैक्ट इसी स्पीशी पर पड़ेगा। इट ऑल्सो हैज़ अ सॉलिटरी नेचर। सॉलिटरी नेचर का क्या मतलब है कि ये बर्ड बड़े ग्रुप्स में नहीं रहती, अक्सर सिंगल या पेयर में देखी जाती है। पॉपुलेशन नेचुरली ही बहुत स्पेर्स देखने को मिलती है। एक्सट्रीमली शाय है, ह्यूमन प्रेज़ेंस देखते ही ये एरिया छोड़ देती है। इसी वजह से सर्वेज़ में इसका डिटेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिस्टर्बेंस सेंसिटिव है, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रोड बिल्डिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टूरिज़्म, नॉइज़ इन सब से जो है ब्रीडिंग बिहेवियर को डायरेक्टली अफ़ेक्ट होता है, इस वजह से ये अवॉइड करती हैं। स्लो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस स्पीशी का ब्रीडिंग रेट भी स्लो है। अगर एक एडल्ट बर्ड मर जाए या ब्रीडिंग फ़ेल हो जाए तो पॉपुलेशन को रिकवर होने में कई साल लग जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट इस स्पीशी को हाई एक्सटेंशन रिस्क स्पीशी मानते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि लोहित रिवर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है डैम बनाने के लिए फर्स्ट फेज़ क्लीयरेंस दे दी है ना? फॉरेस्ट क्लीयरेंस एडवाइज़री बॉडी ने, फॉरेस्ट एडवाइज़री बॉडी ने, है ना? जो कि एमओईएफसीसी के अंदर आती है। लेकिन उसने व्हाइट बेलीड हेरॉन के जो सिनेरियो है उसको नहीं ढंग से असेस किया, ठीक है? तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो अपना कंसर्न ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये इस बर्ड के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। अब इस बर्ड के बारे में देखें तो काफ़ी शाय, सॉलिटरी टाइप की बर्ड देखने को मिलती है और बहुत कम पॉपुलेशन में भी देखने को मिलती है ना? मुश्किल से 1 या 2 इंडिविजुअल्स कई दिनों में अगर जो है सर्वे वाले भी जाएँ तो उनको भी कई दिन लग जाते हैं स्पॉट करने में, ठीक है? किस तरीके की रिवर में रहती है? फास्ट फ्लोइंग रिवर में रहती है, क्लीन वाटर चाहिए, शैलो वाटर चाहिए, राइपेरियन फॉरेस्ट चाहिए। राइपेरियन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो नदी के बिल्कुल किनारे होते हैं। शेडिंग प्रोवाइड करते हैं, नेस्टिंग जो जगह है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस से दिस बर्ड इज़ वेरी मच सेंसिटिव, ठीक है? व्हाट इज़ इट्स कंज़र्वेशन स्टेटस, ठीक है? तो इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली है, ये जो व्हाइट बेलीड हेरॉन है, इसका सबसे बड़ा कंसर्न उसकी बहुत छोटी पॉपुलेशन और लगातार गिरती हुई इन जो है नंबर्स हैं। अब हमने ये भी देखा था रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम है। बहुत अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कि कोई रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है या फिर कोई बर्ड मर जाता है, तो उसको रिकवर होने में बहुत साल लगते हैं, है ना? इसी वजह से स्पीशी को दुनिया की सबसे थ्रेटेन्ड बर्ड स्पीशी में से एक माना जाता है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो दुनिया भर की स्पीशी की कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो आईयूसीएन असेस करता है और व्हाइट बेलीड हेरन को 2007 से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये आईयूसीएन की हाईएस्ट थ्रेट कैटेगरी में से एक है ना? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल ऐसे करके आता है, फिर एंडेंजर्ड आता है, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है। इसके बाद में 2 स्टेजेस आती हैं, वन इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड देन एक्सटिंक्ट कंप्लीटली, है ना? तो अगर अभी नहीं बचाया गया इसको तो इट वुड बी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड अगर फिर भी नहीं बचाया गया तो इट वुड बी टोटली एक्सटिंक्ट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि अगर करंट थ्रेट्स कंटिन्यू रहे तो स्पीशी के नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के बहुत हाई रिस्क है। ठीक है, अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो इंडिया में व्हाइट बेलीड हेरॉन को शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन दी गई है। शेड्यूल 1 का मतलब है कि इस स्पीशी को सबसे हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अंडर हंटिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कैप्चर इल्लीगल है, ट्रेड इल्लीगल है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पर भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है और वायलेशन पर सीवियर पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है।
ये वही लेवल की प्रोटेक्शन है जो टाइगर, एलिफेंट और राइनो जैसे फ्लैगशिप स्पीशी को मिलती है। अब इफ वी टॉक अबाउट देयर पॉपुलेशन ट्रेंड, तो दे हैव वेरी टाइनी पॉपुलेशन। वाइल्ड लाइफ सर्वे दिखाते हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रही है ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, रिवर मॉडिफिकेशन एंड फिश अवेलेबिलिटी में डिक्लाइन। इसलिए कंजर्वेशन एजेंसी इस स्पीशी को हाई प्रायोरिटी कंजर्वेशन स्पीशी मानती हैं। अगर करंट पॉपुलेशन की बात करें हम, तो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 6 या 9 व्हाइट बेलीड हेरॉन्स ही बचे हैं। सोचो पूरे इंडिया जैसे ह्यूज कंट्री में सिर्फ 6 से 9 बर्ड्स ही बचे हैं। ये नंबर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब ये भी है कि अगर सिर्फ 2-3 एडल्ट बर्ड्स भी लूज़ हो जाएँ तो नेशनल पॉपुलेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से इस स्पीशी को कंज़र्वेशन बायोलॉजी में स्मॉल पॉपुलेशन स्पीशी कहा गया है। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद स्मॉल पॉपुलेशन स्पीशी? जब किसी स्पीशी की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, तब नए प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। कम इंडिविजुअल होने की वजह से जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि स्पीशी डिजीज और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट वीक हो गई है। ब्रीडिंग पार्टनर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। रैंडम इवेंट्स का रिस्क होता है, जैसे अगर फ्लड आ जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाए, तो पूरा लोकल पॉपुलेशन खत्म हो सकता है। इस फिनोमेना को डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है? ओके, है ना? अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिलता है हमको? तो व्हाइट बेलीड हेरॉन इंडिया में सिर्फ 3 रिवर्स में रिकॉर्ड की गई है। नोआ दिहिंग रिवर अरुणाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट रिवर इकोसिस्टम है। डेंस फॉरेस्ट और रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लाम रिवर वी ऑल्सो सी, है ना? लाम बेसिन, ये लोहित बेसिन का इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है लाम रिवर, है ना? स्पीशी के नेस्टिंग और फीडिंग के लिए सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। वी ऑल्सो हैव लोहित रिवर, सबसे इम्पोर्टेंट हैबिटेट है। इसी बेसिन में इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सर्वाइव करती है और ये रिवर इकोसिस्टम व्हाइट बेलीड हेरॉन के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल माना जाता है। इफ यू टॉक अबाउट लोहित बेसिन, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट लोहित बेसिन, तो हर एंडेंजर्ड स्पीशी का एक स्ट्रॉन्ग फोल्ड एरिया होता है। स्ट्रॉन्ग फोल्ड का मतलब होता है वो एरिया जहाँ स्पीशी की सबसे हेल्दी और लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन प्रेजेंट हो। व्हाइट बेलीड हेरॉन के लिए इंडिया में ये स्ट्रॉन्ग फोल्ड है, लोहित रिवर बेसिन। यहाँ इंडिया के लगभग 70% व्हाइट बेलीड हेरॉन्स मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। अगर इसी बेसिन में हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि लोहित बेसिन का कंजर्वेशन सिर्फ लोकल इशू नहीं है, बल्कि नेशनल कंजर्वेशन प्रायोरिटी है। ठीक है? व्हाई लोहित बेसिन इज़ सो इम्पोर्टेंट? लोहित बेसिन सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये पूरा रिवराइन इकोसिस्टम है। स्पीशी की लाइफ साइकिल के ऑलमोस्ट सारे स्टेजेस इसी इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे फीडिंग हैबिटेट, जैसे नेस्टिंग हैबिटेट, ब्रीडिंग हैबिटेट, मूवमेंट कॉरिडोर्स, है ना? ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाई दिस स्पीशी इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव। व्हाई दिस स्पीशी इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ठीक है? वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट फाइंड वन। या ओके, सो ठीक है, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई दिस स्पीशी इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव? व्हाइट बेलीड हेरॉन दुनिया की सबसे डिस्टर्बेंस सेंसिटिव बर्ड्स में से एक है। ये नॉर्मली उन जगहों पर रहती है जहाँ कोई रोड ना हो, कंस्ट्रक्शन ना हो, नॉइस पॉल्यूशन ना हो, टूरिज्म ना हो, है ना? क्योंकि इसका नेस्टिंग बिहेवियर भी किस तरीके का होता है, ये अपने नेस्ट बहुत ऊंचे और पुराने ट्रीज पर बनाती है। ये ट्रीज जनरली मैच्योर राइपेरियन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अगर ट्री कट हो गया तो नेस्टिंग साइट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस क्या? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ ह्यूमन की रेगुलर मूवमेंट भी बर्ड को अनकंफर्टेबल बना देती है। बर्ड नेस्टिंग साइट अबैंडन कर सकती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी डिस्टर्ब करती है और रिकवरी बहुत स्लो होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? ओके, ठीक है। अब क्या-क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के? व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस? ठीक है, तो व्हाइट बेलीड हेरॉन को सिर्फ इंडिकेटर स्पीशी ही नहीं, बल्कि अम्ब्रेला स्पीशी भी माना जा सकता है।
इंडिकेटर स्पीशी हमने क्या बोला? जो बताती हैं कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है, अगर उनकी पॉपुलेशन अच्छी है तो हम ना समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम की हेल्थ भी अच्छी है ना? अम्ब्रेला स्पीशी का क्या मतलब होता है? अगर हम व्हाइट बेलीड हेरॉन का हैबिटेट प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके साथ-साथ में फिश स्पीशी, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स वो सब भी जो है, वो भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो ऐसी स्पीशी को हम अम्ब्रेला स्पीशी कहते हैं। इसलिए एक स्पीशी को कंज़र्व करने से पूरा इकोसिस्टम कंज़र्व होता है, ठीक है? ये अभी तक हमने पढ़ा। अब लोहित रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। लोहित रिवर पर हमने देखा 12,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज़ किया गया है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है रिवर के फ्लो का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इसी प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी जो है ने स्टेज 1 क्लीयरेंस दी है, लेकिन अप्रूवल के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी अबाउट व्हाइट बेलीड हेरॉन। अब डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का जो है डिबेट आता है। हाइड्रो पावर को जनरली रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है, लेकिन हर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर प्रोजेक्ट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय करे, रिवर इकोसिस्टम को ऑल्टर करे, बायोडायवर्सिटी को परमानेंटली डैमेज करे, तो उसका इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत हाई हो सकता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज़ फॉरेस्ट डाइवर्जन? फॉरेस्ट डाइवर्जन अगर हम देखें तो व्हाट इज़ इट? तो इसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट किया जाएगा। इसी प्रोसेस में 33,000 से भी ज़्यादा ट्रीज़ कट होंगे। मैच्योर रिवर साइड फॉरेस्ट परमानेंटली डूब जाएँगे, है ना? नेचर लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ़ ट्रीज़ कट करने की प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेस्ट एक लिविंग इकोसिस्टम होता है। एक मैच्योर फॉरेस्ट में बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, इंसेक्ट, फंजाई, है ना? सॉइल माइक्रो प्लांट ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और जब फॉरेस्ट रिमूव होता है तो पूरा इकोलॉजिकल नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? अभी जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट होते हैं व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट होते हैं व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? व्हाइट बेलीड हेरॉन यंग प्लांटेशन फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं करता, इसको चाहिए ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कई सौ सालों से नेचुरली डेवलप हुए हैं। इनकी खासियत है कि बड़े-बड़े ट्रीज़ होते हैं, बर्ड नेस्टिंग के लिए बहुत ऊँचे और मोटे ट्रीज़ यूज़ करते हैं और ये सिर्फ मैच्योर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। स्टेबल एनवायरनमेंट, है ना? ओल्ड फॉरेस्ट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। ये ब्रीडिंग के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट करते हैं। रिच बायोडायवर्सिटी, ऐसे फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स, फिश, एम्फिबियंस ये सब बहुत रिच देखने को मिलते हैं, ठीक है? अभी जो प्रोजेक्ट है ये रिवर मॉडिफिकेशन करेगा। रिवर मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेगा? देखते हैं। हुँ। ठीक है। तो डैम बनने के बाद रिवर अपने नेचुरल फ्लो में नहीं रह पाती है। उसका फ्लो आर्टिफ़िशियली कंट्रोल किया जाता है। इससे कई इकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो होते हैं। नेचुरल फ्लो चेंज होता है ना? रिवर मॉर्फ़ोलॉजी चेंज होती है। रिवर की डेप्थ, विड्थ, सैंड डिपोज़िशन, रिवर बैंक इरोज़न सब चेंज होता है। ठीक है? रिवर का सीज़नल फ्लो पैटर्न चेंज होता है। अब फ़ीडिंग इकोलॉजी पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है ना? फ़ीडिंग इकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो व्हाइट बेलीड हेरॉन का हंटिंग बिहेवियर बहुत स्पेशलाइज़्ड होता है। ये कंटिन्यूअसली जो है फिश के पीछे नहीं भागता। इसकी स्ट्रैटेजी होती है वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी, है ना? बर्ड शैलो वाटर में बिल्कुल क्वाइटली खड़ी रहती हैं। फिश जैसे ही पास में आती है तो बर्ड अपनी लॉन्ग नेक और शार्प बीक की हेल्प से इंस्टेंटली अटैक कर देती है और ये हंटिंग टेक्निक तभी सक्सेसफुल होती है जब वाटर शैलो हो, फ्लो नेचुरल हो और विजिबिलिटी क्लियर हो। ठीक है? इनकी फिश डिपेंडेंट डाइट भी है। इसका फूड ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिश पर डिपेंड है। अगर फिश पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई तो बर्ड के पास अल्टरनेटिव फूड सोर्स नहीं होता। इसलिए इसे स्पेशलिस्ट प्रेडेटर भी बोलते हैं। वाटर टर्बिडिटी, अगर साफ नहीं दिखेगा तो किस तरीके से वो जो है हंटिंग करेगा, है ना? तो इनका हंटिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और फूड इनटेक कम हो जाएगा। ठीक है? ये सब हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। हुँ, फीडिंग स्ट्रैटेजी स्टैंड्स क्वाइटली वेट फॉर फिश ये हम पढ़ चुके हैं, डाइट हमने देख लिया। डैम के क्या इफ़ेक्ट होंगे? रिवर फ्लो चेंज होगा, इंक्रीज़ वाटर टर्बिडिटी, है ना? एंड डिस्टर्ब्स शैलो फीडिंग। इससे रिज़ल्ट क्या आएगा कि हंटिंग सक्सेस रिड्यूस हो जाएगी। राइपेरियन फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, नेस्टिंग साइट, रूटिंग साइट, प्रेडेटर प्रोटेक्शन एंड ब्रीडिंग हैबिटेट भी इनके लिए होता है। अगर ये डैम बनेगा तो फॉरेस्ट रिमूव होंगे, परमानेंट सबमर्जेंस हो जाएगा और रिड्यूस्ड ब्रीडिंग सक्सेस, ब्रीड भी ये ढंग से नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हाँ, ये हैबिटेट सेंसिटिव कैसे होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेंज हुआ। पहले जो है सिक्किम, नेपाल, भूटान, म्यांमार इन सब में मिला करता था ये, है ना? लेकिन अब जो है इनकी जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार में ही बची है। इससे पता चलता है कि बहुत शार्पली डिक्लाइन कर रही है रेंज भी और पॉपुलेशन भी। पहले सिक्किम, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब में मिलता था, अब सिर्फ अरुणाचल, भूटान और म्यांमार में मिलता है। ठीक है? तो इसका मतलब रेंज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एंड व्हाई इज़ रेंज कॉन्ट्रैक्शन डेंजरस? जब किसी स्पीशी का रेंज छोटा होता है तो उसके पास सर्वाइव करने के ऑप्शन भी कम हो जाते हैं। अगर एक एरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पीशी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाती। इसी वजह से रेंज कॉन्ट्रैक्शन एक्सटिंक्शन का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है? अब व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? ठीक है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना। सिंपल लैंग्वेज में पहले एनवायरनमेंट पर प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट समझो, फिर अप्रूवल दो। पर्पस होता है प्रोजेक्ट से फॉरेस्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? वाटर क्वालिटी वो सब चीज़ें देखी जाते हैं। ये सब पहले ही एनालाइज़ किया जाता है, उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट किए जाते हैं। इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रिवेंटिव एनवायरमेंटल टूल भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? इसका ऑब्जेक्टिव है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को आइडेंटिफ़ाई और इवैल्यूएट करना, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हू प्रिपेयर्ड दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? ठीक है, इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वापकोस लिमिटेड ने प्रिपेयर की। वापकोस का फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेंसी कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। इसका काम होता है वाटर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, है ना, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। वापकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपर कौन है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है THDC लिमिटेड, विच इज़ तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ज़रूरी नहीं है एग्जाम के लिए हमारे लिए। ठीक है, ओके। व्हाट आर द मेजर इश्यूज? तो व्हाइट बेलीड हेरॉन जो है ये मेजर इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन ये लोहित बेसिन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। फिर स्टेट का ऑफिशियल आर्गुमेंट इसमें क्या बोला है स्टेट ने? तो स्टेट का ऑफिशियल आर्गुमेंट था कि व्हाइट बेलीड हेरॉन को एग्जैक्ट फॉरेस्ट डाइवर्जन एरिया के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में उसका मेंशन नहीं किया गया। यानी असेसमेंट सिर्फ उस एरिया तक लिमिटेड है जहां डायरेक्टली फॉरेस्ट डाइवर्ट होना था। इस अप्रोच को बोलते हैं प्रोजेक्ट साइट बेस असेसमेंट बेस्ड असेसमेंट। अब ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इस पे? साइंटिस्ट का क्या व्यू है? साइंटिस्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ किसी मैप या बाउंड्री को फॉलो नहीं करता। बर्ड सिर्फ एक लोकेशन पर परमानेंटली नहीं रहती, वो अलग-अलग एरियाज़ यूज़ करती है, फीडिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए, रूस्टिंग के लिए, है ना? ठीक है, तो ये सारे एरियाज़ मिलकर एक रिवर बेसिन लैंडस्केप बनाते हैं। अगर प्रोजेक्ट सिर्फ नेस्टिंग साइट को नहीं, फीडिंग साइट को डिस्ट्रॉय करे, तब भी स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन में लैंडस्केप अप्रोच अडॉप्ट किया जाना जाता है। ठीक है? ओके। व्हाई रिवर बेसिन अप्रोच इज़ इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई रिवर बेसिन अप्रोच इज़ इम्पोर्टेंट? तो रिवर सिर्फ फ्लोइंग वाटर नहीं होती, रिवर बेसिन एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। तो हमको अगर एक बर्ड को बचाना है, एक स्पीशी को बचाना है, तो हमको पूरा इकोसिस्टम सुधारना पड़ेगा। ठीक है? लैंडस्केप इकोलॉजी जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है। इसके अकॉर्डिंग कंज़र्वेशन सिर्फ एक फॉरेस्ट पैच को बचाने का नाम नहीं है, कनेक्टिविटी मेंटेन करना, स्पीशी मूवमेंट अलाउ करना और हैबिटेट कंटिन्यूटी प्रिज़र्व करना इज़ कॉल्ड लैंडस्केप इकोलॉजी। लैंडस्केप इकोलॉजी। ठीक है? ओके। है ना? तो इस वजह से जो साइट बेस्ड हमारा ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, दैट हैज़ फेल्ड। अब व्हाई दिस केस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस? ये केस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एक साथ जो है जीएस3 के कई थीम्स कवर हो रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल या रिवर बेसिन प्लानिंग। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है? अब नाउ विल टॉक अबाउट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन? ठीक है, जब किसी प्रोजेक्ट के लिए
फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट की जाती है, तब जनरली उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह ट्रीज़ लगाए जाते हैं। इस प्रोसेस को जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। लोहित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के केस में जो फॉरेस्ट लॉस होगा, उसके कंपनसेशन के लिए मध्य प्रदेश में 51 फॉरेस्ट पैच में एफॉरेस्टेशन प्रपोज़ की गई है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अप्रोच इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में का डिफरेंस है, सॉइल अलग है, रिवर अलग है, सब कुछ अलग है। इसलिए एक इकोसिस्टम का रिप्लेसमेंट दूसरे इकोसिस्टम से पॉसिबल नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट जो है इकोलॉजिकल मिसमैच कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल मिसमैच बोलते हैं। ठीक है? नेचुरल फॉरेस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज़ का कलेक्शन नहीं होता, फॉरेस्ट एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। आप नया इकोसिस्टम थोड़ी ना बना दोगे एकदम से, ठीक है? नेचुरल फॉरेस्ट हज़ारों सालों में डेवलप होते हैं, इनके अंदर कई कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होते हैं। आप कैसे ह्यूमनली बना सकते हो उसको, करेक्ट? है ना? आगे बढ़ते हैं। हुँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट या वी हैव डन दिस। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्लांटेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट? है ना? नाउ विल टॉक अबाउट ईस्टर्न हिमालयाज़। ईस्टर्न हिमालयाज़ दुनिया के सबसे रिच इकोलॉजिकल रीजन में से एक है। इसी रीजन में अरुणाचल प्रदेश भी आता है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन मेयर्स ने दिया था और हॉटस्पॉट बनने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, बहुत हाई बायोडायवर्सिटी और हाई हैबिटेट लॉस। ईस्टर्न हिमालयाज़ दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। देयर इज़ हाई एंडेमिज़्म, कॉम्प्लेक्स टेरेन देखने को मिलती है, रिच रिवर सिस्टम, फ्रेजाइल इकोसिस्टम देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, है ना? एंड इट नीड्स केयरफुल इकोलॉजिकल प्लानिंग, है ना? केयरफुल इकोलॉजिकल प्लानिंग इसको चाहिए, ठीक है? और क्या थ्रेट्स यहाँ पे रिवर कोर्स चेंजेस जो है, इट्स अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है? उसके अलावा रिमूवल ऑफ लार्ज रिवर बोल्डर्स, सैंड माइनिंग भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेघालय में काफ़ी सैंड माइनिंग की दिक्कत देखने को मिलती है ना? और फिश पॉइज़निंग का दिक्कत देखने को मिलता है। अनरेगुलेटेड टूरिज़्म इज़ देयर, पॉल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, ठीक है? सो दिस वाज़ आवर आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना? विल ट्राई टू सॉल्व सम एमसीक्यू नाउ। ओके, द व्हाइट बेलीड हेरॉन इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखा था हमने। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन द व्हाइट बेलीड हेरॉन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली है। विच रिवर बेसिन सपोर्ट्स 70% ऑफ इंडियाज व्हाइट बेलीड हेरॉन? इट्स ऑफ कोर्स लोहित, है ना? और दो दूसरी रिवर भी थी, है ना? तो दूसरी रिवर कौन सी थी आप रिकॉल करेंगे। एनवायरमेंट फ्लो विच इज ई फ्लो refers to maximum water stored in reservoir, no. Water required for irrigation, no. Minimum river flow necessary to sustain aquatic ecosystems, this one is correct. Next question is, which of the following is the most appropriate conservation approach for white bellied heron? Species relocation only, no. Basin level ecosystem management, ये है, ये बिल्कुल सही है ना? ये आपके मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ राइपेरियन इकोसिस्टम इन कंजर्विंग एंडेंजर्ड रिवर डिपेंडेंट स्पीशी विद रेफरेंस टू व्हाइट बेलीड हेरॉन, ठीक है? तो ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन often creates a conflict between infrastructure development and biodiversity conservation. Critically examine with suitable example. ये भी आप try कर सकते हैं. And this is your next question. Environmental impact assessment in India needs to move from project level assessment to landscape and basin level assessment. Discuss in the context of river valley project. तो ये कुछ questions हैं जो आप लिख कर try कर सकते हैं. I hope आपको lecture समझ आया होगा. अगर आपको ये lecture किसी भी तरीके से helpful लगा हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. And yeah, keep learning.